बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज प्राइम। सुबह की जो एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही, बड़ी ही दुखद घटना औरंगाबाद के पास जालना के कुछ मजदूर जो है जिन्हें सड़क पर आने से रोका गया, जिनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ और इस वजह से उन्हें घर जाना था और घर जाने के लिए वो निकले थे रात के अंधेरे में रेल की पटरी से। ये बताया गया था कि सुबह एक विशेष ट्रेन जो है वो जाएगी और उन्हें घर तक पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश के ये मजदूर थे और रात को ये निकले थे पटरी से कि हम पटरी पटरी से ही सीधे स्टेशन निकल जाएंगे। और ये रात में निकले, साथ में खाना लेकर निकले, जो भी रोटी सब्जी इनके पास होगी ये लेके निकले। और सुबह की ये घटना है, सुबह 5:30 बजे इन्हें नींद आ गई। और जबकि सबको मालूम है कि रेलवे बंद है, तो इन्हें भी लगा कि अगर रेल बंद है तो यहाँ से कोई रेल नहीं गुजरेगी। और इन मजदूरों को नहीं पता था कि इस रूट से ट्रेन गुजरने वाली है। इस रूट से चलते चलते वो थक गए और उन्हें नींद आ गई। उन्हें क्या पता था कि ये जो नींद उन्हें आई है वो इनकी आखिरी नींद होगी और ये जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं 16 मजदूर रौंद दिए गए ट्रेन से। 3 लोग जो है वो बच गए। मजदूरों के चिथड़े उड़े, लेकिन सरकारों की संवेदनता कहाँ गई, चाहे स्टेट सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आज यही प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार ने यह ऐलान किया है कि इन मजदूरों को 5 लाख रुपए देंगे। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐलान किया है कि इन मजदूरों जो इस हादसे में जिनका दुखद अंत हुआ है इन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। जो मध्य प्रदेश सरकार है वो एक विशेष टीम महाराष्ट्र में भेज रही है इस घटना की जांच के लिए हवाई जहाज से। देखिए संवेदना कहाँ काम कर रही है। जब ये मजदूर, ये लेबर, ये मजदूर घर जाना चाहते थे निकलकर रास्तों से, इन्हें 2 रुपए की मदद ये सरकार नहीं दे पाई, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इनकी मेडिकल चेकअप नहीं की जा रही थी और जब इनका अंत हो गया है, ये इस दुनिया में नहीं है, तब इन्हें 5-5 लाख रुपए सरकारें दे रही है। क्या यही मैनेजमेंट रह गया है कि जो लोग जिंदा है, जो घर जाना चाहते हैं, इनको 200 रुपए की टिकट भी मुहैया नहीं की जा रही और इनके मरने के बाद, दुखद अंत के बाद इन्हें 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। क्या इन्हें 5 लाख देने से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इस तरह से हवाई जहाज द्वारा डेलीगेशन भेजने से क्या मैनेजमेंट पूरा हो जाता है? बहुत से सवाल है। इन 45 दिनों में केंद्र सरकार पे बहुत सारे सवाल दागे जाने चाहिए थे, लेकिन किसी भी तरह की मीडिया इन पर ये सवाल नहीं दाग रही है। आज 16 लोगों की मृत्यु हुई, कल और कुछ होगा। छोटे मोटे हादसे जिसमें मजदूर इक्का दुक्का मरे हैं, पुलिस वाले भी इसका शिकार हुए, हमने देखे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा हादसा जो है रेलवे पटरी पर हमें दिखाई देता है। हमें बहुत शौक है, हमें खेद है कि इस तरह के हादसे हमारे देश में हो रहे हैं, वो भी इस संक्रमण काल के दौरान। और सरकार की संवेदन क्षमता जो है पूरी तरह खत्म हो गई है। मोदी जी कहते हैं कि मैंने रेलवे मंत्रालय से बात की है, रेल मंत्री से बात की है, तो लोग मरने के बाद बात करना ज़रूरी है। क्योंकि जब रेलवे प्रशासन को अगर ट्रेनें छोड़नी थी, तो जब लॉकडाउन कर दिया गया था, तब से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे इन मजदूरों की परेशानी रेलवे द्वारा हल कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन आज देश में जब संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है, तब हम होश में आए हैं और अब रेल मंत्रालय विशेष ट्रेनों द्वारा इन मजदूरों को, फंसे हुए लोगों को घर पहुंचा रही है। ये सवाल जनता ने करना चाहिए, ये सवाल मीडिया ने करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही दुखद ये समाचार है। हमें खेद है, हमें दुख है। हम उन परिवारों के साथ हैं जिन परिवारों ने अपने को इस हादसे में खोया है। हम भर्त्सना करते हैं उन सरकारों की जो वंदे भारत के तौर पर विदेश से लोगों को हवाई जहाज द्वारा देश में ला रही है, लेकिन
देश के ही जो मजदूर है उन्हें उनके घर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। मुद्दा बड़ा गंभीर है, पूरे देश ने इस पर सोचने की ज़रूरत है। कोरोना का ये संक्रमण चल रहा है और कोरोना का इलाज भी चल रहा है। वैक्सीनेशन की तैयारी इजराइल से लेके, अमेरिका से लेके, स्पेन से लेके जर्मनी तक हो रही है। इसका इलाज कैसे किया जाए, प्लाज्मा थेरेपी है और भी बहुत सारी तकनीक है जिससे इसका इलाज होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी जो है पैथियाँ है, जिसमें एलोपैथी भी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, देसी कुछ नुस्खे हैं, आयुर्वेद है। तो इन सब के ज़रिए इस संक्रमण से कैसे बचा जाए, इस पर आज चर्चा होगी। आज हमारे साथ होम्योपैथी के कुछ दिग्गज डॉक्टर जुड़े हैं जिससे हम बातचीत करेंगे। ये जो होम्योपैथी है और ये कहा जा रहा है कि संक्रमण के काल के दौरान जो है होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है। जो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है, एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, दूसरा ह्यूमैनिटी बढ़ाने की बात है। तो इतिहास रहा है होम्योपैथी का कि ह्यूमैनिटी जो बढ़ती है इन दवाइयों से, उसकी ह्यूमैनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा काम होता है। अगर ह्यूमैनिटी बढ़ानी है तो इन दवाओं पर क्यों ना हम विचार करना शुरू कर दे। आयुष मंत्रालय जो है इस पर विचार कर रहा है। 2 दिन पहले हम आपको बता दें कि इसका जो है आदेश दे दिया गया है। एक डॉक्टर मुकेश बत्रा है, फाउंडर बत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज। डॉक्टर विपुल अग्रवाल है, डिप्टी सीईओ NHA और आयुष्मान भारत के। आचार्य रामगोपाल दीक्षित है, फाउंडर प्रेसिडेंट आरोग्य पीठ के। और डॉक्टर प्रताप चौहान, डायरेक्टर जीवा आयुर्वेद के। चारों जो लोग हैं जिनका होम्योपैथी के बारे में आयुष मंत्रालय को सीधी बातचीत जो चल रही थी, तो नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा, इनको सम्मति दी गई है और इस होम्योपैथियों के द्वारा, इस पैथी के द्वारा ये जो है ट्रीटमेंट आगरा में जो है शुरू है। ICMR ने इसकी इजाज़त भी दी है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या चीज़ है। एक तो है अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो मेडिसिन हम एलोपैथी की दे रहे हैं, क्या होम्योपैथी या यूनानी या आयुर्वेद द्वारा कोई अल्टरनेट मेडिसिन का प्रस्ताव है? अल्टरनेट मेडिसिन इस पर काम कर सकती है, इसका कुछ मैनेजमेंट हो सकता है? ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात आती है तो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं जो ह्यूमैनिटी को बढ़ाते हैं, क्या अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर इनका उपयोग किया जा सकता है? हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर बाहुबली शाह बारामती से। उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर शाह, ये जो अल्टरनेट मेडिसिन मैनेजमेंट है कि एलोपैथी के साथ बाकी पैथी जैसे होम्योपैथी है, आप होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या इस तरह का अल्टरनेटिव मेडिसिन दिया जा सकता है? आपकी क्या राय है इस बारे में? नमस्कार, मी डॉक्टर बाहुबली शहा, माजी अध्यक्ष आणि माजी प्रशासक, महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ होमिओपॅथी। आजच्या या कोरोना किंवा कोविड-19 महामारीचा प्रादुर्भावाच्या दरम्यान होमिओपॅथी या लढाईमध्ये होमिओपॅथीचा नक्की रोल काय याच्यावर मी थोडंसं बोलू इच्छितो। सध्या उपलब्ध चिकित्सा पद्धतीमध्ये इन्फेक्शियस डिसीजच्या एपिडेमिक्समध्ये म्हणजे आत्तापर्यंतच्या गेल्या शतकातील इतिहासाचा अभ्यास केला तर होमिओपॅथी ही अत्यंत प्रभावी चिकित्सा पद्धती म्हणून पुढे आलेली आहे। परंतु विशेषतः भारतामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीमध्ये औषधोपचाराला परवानगी देऊन संशोधन करण्याकरिता अत्यंत अक्षम्य दुर्लक्ष झालेलं आहे आणि त्यानंतर काही निर्णय झाले, परंतु सरकारच्या संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे आजही आपल्या देशामध्ये होमिओपॅथीसारख्या प्रभावी चिकित्सा पद्धतीने किंवा कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंट सोबत होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धती देऊन कोरोनाचा यशस्वी मुकाबला करणे शक्य असतानाही आपण मागे पडलेलो आहोत। महाराष्ट्र राज्यापुरता विचार करायचा झाला तर या लढाईमध्ये जरी होमिओपॅथीला उद्या संशोधनाचा एखादा प्रकल्प राबवायचा म्हटला तरी केंद्र शासनाने त्याच्यासाठी ज्या आयुष विभागाने अटी घातलेल्या आहेत त्याची पूर्तता होत नसल्यामुळं कोणीच तो प्रकल्प
करू शकत नाही आणि याला केवळ ही राज्य शासनामधील नोकरशाही हीच अडथळा ठरलेली आहे. केंद्र शासनाने वारंवार निर्देश देऊन त्यानंतर आयुष मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ होमिओपॅथीने राज्यातील सर्व पंजीकृत होमिओपॅथिक डॉक्टरांना कोविड बाबतीचे पूर्ण प्रशिक्षण दिल्यानंतरही महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य सेवेचे महासंचालक व इतर अधिकारी कोविड भरतीमधून होमिओपॅथिक डॉक्टरांना जाणीवपूर्वक वगळत आहेत. हे करत असताना मात्र त्यांच्याच पत्रकान्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या मात्र होमिओपॅथिक डॉक्टरांची या प्रकल्पासाठी किंवा या लढाईसाठी मनुष्यबळ म्हणून भरती करत आहेत. हा मोठा विरोधाभास आहे. संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी या सर्वांच्याकडे केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांच्या लिखित प्रतींसहित वारंवार निवेदनं देऊनही आज तगायत या बाबतीत काहीच घडलेलं नाही. आणि उद्या संशोधनाला जरी परवानगी मिळाली आहे त्याप्रमाणे संशोधन प्रकल्प राबवायचा असेल तर केंद्र शासनाच्या आयुष विभागाच्या निर्देशांप्रमाणे सदर संशोधनामध्ये त्या रुग्णालयामध्ये नियुक्त असलेले आयुष डॉक्टर, होमिओपॅथीच्या बाबतीत होमिओपॅथी डॉक्टर्स यांचाच उपयोग केला जावा असे स्पष्ट निर्देश आहेत. मग अशा परिस्थितीमध्ये याचा महाराष्ट्राच्या जनतेला कसा फायदा होऊ शकेल हा एक मोठा प्रश्नच आहे. माझी या निमित्ताने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना विनंती आहे की तुम्ही व्यक्तिशः या प्रकरणात लक्ष घालून होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या नियुक्त्या होतील आणि राज्यामध्ये किमान 4 ते 6 ठिकाणी तरी होमिओपॅथिक औषधोपचाराच्या परिणामकारतेबाबतचे संशोधन प्रकल्प राबवले जातील. यासाठी तातडीने पावले उचलावीत ही नम्र विनंती. तो ये थे बारामती से डॉक्टर बाहुबली शाह, होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं. होम्योपैथी के और भी डॉक्टर्स हमारे साथ इस शो में जुड़े हैं. हम सीधा ले चलते हैं आपको रश्मि शुक्ला, डॉक्टर रश्मि शुक्ला. होम्योपैथी के इतिहास में संक्रमण की बहुत सारी बातें हुई है कि जो संक्रमण हुआ है इससे पहले भी इस तरह के वायरल इन्फेक्शन हुए हैं, संक्रमण हुए हैं. तो क्या इसका इतिहास कोई रहा है कि होम्योपैथी द्वारा ऐसे संक्रमण को दूर किया गया हो या इसमें कोई उम्मीद है कि इस संक्रमण को दूर किया जा सकता है? डॉक्टर रश्मि शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है. डॉक्टर रश्मि शुक्ला, बताइए. नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला सेंट्रल इंडिया यानी नागपुर में एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ और मोर और लेस अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस की बात करें तो लगभग ग्लोबल होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुबई तक के हर कंट्रीज़ में लगभग मेरे पेशेंट्स हैं. अभी जहाँ पे सारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है और खुशी की बात है कि हर कोई अपनी तरह से अपने अपने लेवल पर इस लड़ाई में अपना एक हिस्सा निभाना चाह रहा है. ऑफ कोर्स इसमें होम्योपैथ्स भी अछूते नहीं हैं. होम्योपैथ्स भी चाहते हैं कि वो भी कोरोना जैसी महामारी में अपना योगदान दें. लेकिन वैसे देखा जाए तो होम्योपैथी का तजुर्बा जो है महामारी में ये 1801 जब हमारे होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनेमन ने स्कारलेटिना ऑफ सिडेनहैम के एक इरप्टिव फीवर की महामारी थी जिसको बेलाडोना से ट्रीट किया था. और ये वो वक्त था जब होम्योपैथी पैदा भी नहीं हुई थी ठीक से. और उसके बाद में तभी से होम्योपैथी की लोकप्रियता अलग अलग तरह की एपिडेमिक्स में और अदरवाइज भी बढ़ना शुरू हुई. और मेडिकल इतिहास में लगभग हर चरणों में होम्योपैथी ने अलग अलग तरह की एपिडेमिक्स पर अपना रोल निभाया है. जैसे चाहे वो 1918 का स्पेनिश फ्लू हो जहाँ पर होम्योपैथी ने डॉक्यूमेंटेड 30 से 60% मॉर्टेलिटी की कमी कराई थी. अगर हम उसके आंकड़ों को कंपेयर करें एज कंपेयर टू मॉडर्न मेडिसिन और अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन. उसके साथ ही अभी रिसेंटली
एपिडेमिक्स चिकनगुनिया का हो, डेंगू का हो, जापानीज एनकेफेलाइटिस का हो और कॉलरा एशियाटिका जो बहुत बड़ी महामारी इस सदी की शुरुआत में 20वीं सदी की शुरुआत में फैली थी, वहाँ पर भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम की है और लगभग उसी समय के बाद से होम्योपैथी काफ़ी पॉपुलर हुई इंडिया में भी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। उस इलाज में होम्योपैथी का जहाँ बहुत अच्छा रोल अदा हो सकता है होम्योपैथी का, उसे मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से ये दरख्वास्त है कि ट्रीटमेंट में अगर आपको एथिकल और आईसीएमआर के रूल्स अगर आपको लग रहे हैं कि नहीं हम ये कर पा रहे हैं, तो क्वारंटाइन में वैसे भी पेशेंट्स को सिर्फ क्वारंटाइन रखकर अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बजाय एक राउंड्स ऑफ होम्योपैथी दी जाए। अभी एक गवर्नमेंट बॉडी से ही एक डेटा मुझे मिला है जहां पर उन्होंने लगभग 4000 लोगों को होम्योपैथी दी, आर्सेनिकम एल्बम का यूज किया। उसमें से सिर्फ 11 पेशेंट जो कि एक अधूरा सिर्फ 3 दिन का कोर्स होम्योपैथी का ले पाए थे, सिर्फ वो पॉजिटिव आए हैं। बाकी सारे के सारे क्वारंटाइन में रखने वाले यानी एब्सोल्युटली potentially exposed patient में होम्योपैथी has statistically shown even in corona that it can prevent। तो मेरे यही अपील है आपके माध्यम से जो भी अथॉरिटीज़ और पॉलिसी मेकर्स हैं कि एटलीस्ट क्वारंटाइन में होम्योपैथिक दवाओं का प्रिवेंटिव का प्रयोग करने की अनुमति दें। हम उसका स्टैटिस्टिक्स आपको मेटिक्यूलसली मेंटेन कर कर सबमिट करेंगे और होम्योपैथी इतिहास गवाह रहा है, कभी भी महामारियों में होम्योपैथी ने अपनी हमेशा हेल्थ व्यवस्था का हेल्थ सिस्टम का साथ दिया है। इस बार भी हमें मौका दे और इसी विनंती के साथ में और साथ ही कॉमन पब्लिक को बोल रही हूँ, सेफ रहिए, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करिए। अगर हम में हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम कोरोना को डेफिनेटली हरा देंगे। थैंक यू सो मच। ये कहा जाता है कि इस तरह के जो संक्रमण है, इस संक्रमण में एक तो फिजिकल डिस्टेंस को रखना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन संक्रमण होने वाला वायरस है। तो एक बात, दूसरा है जो है चीज़ कारगर होती है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है इस तरह के जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो कारगर हैं और इसका एक अपना इतिहास है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्मिता अड़क ने अरसपुरे जुड़े हैं, उनसे हम पूछेंगे। डॉक्टर स्मिता, बताइए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या इस तरह की जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो कारगर है? मी डॉक्टर स्मिता अरसपुरे, मी होमिओपॅथ आहे आणि सध्याला जगभरात सुरू असलेल्या पॅन्डेमिक डिसीज कोविड-19 याला घेऊन पुष्कळशी लोक चिंतेत आहेत, घाबरलेली आहेत आणि त्यामुळे जे रेग्युलर आमचे पेशंट्स आहेत आणि किंवा इतरही त्यांच्याशी रिलेटेड जी लोकं असतात तीसुद्धा आम्हाला एक रेग्युलर बेसिसवर इन्क्वायरी करायला येतात की कुठले काही डोजेस आहे का ज्यापासून आमचं संरक्षण होऊ शकेल या डिसीजपासून। तर आम्ही आयुष डिपार्टमेंटने सजेस्ट केलेली जी इम्युनिटी बूस्टर डोजेस आहेत आर्सेनिक अल्बम याबद्दल त्यांना माहिती दिली आणि प्रॉपर प्रिव्हेन्शनसुद्धा घ्यायला लावले, जसे की रेग्युलर हात धुणे, डिस्टन्स मेंटेन करणे या सगळ्या गोष्टी आणि सोबत त्यांना आर्सेनिक अल्बम हे आम्ही मेडिसिन दिली। आणि त्यानंतर त्या मेडिसिन दिल्यानंतर हे लक्षात आलं की त्या लोकांचे परत कुठल्याही म्हणजे त्या मेडिसिनमुळे कुठले कंप्लेंट्स आले आहेत किंवा कुठले त्रास त्यांना झालेले आहे असं काहीही लक्षात आलं नाही। उलट ज्या लोकांना थोडा बहुत म्हणजे बिकॉज ऑफ एन्व्हायरमेंट और एनिथिंग त्यामुळे जे काही थोडे बहुत कफ किंवा सर्दीचा वगैरे प्रॉब्लेम होता तो कमी झालेला आहे आणि दे आर रिलॅक्स नाव। असं कुठलंही विपरीत परिणाम जाणवलेले नाहीत। ये जो संक्रमण है कोरोना का, इस संक्रमण के दौरान बहुत सारी पैथियाँ भारत में जैसे हमने कहा उपलब्ध है। एलोपैथी पर काम चल रहा है, मेडिसिन दी जा रही है, ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकारें जो है उन्होंने होम्योपैथी इस पैथी पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इस पैथी के ज़रिए अल्टरनेटिव मेडिसिन हो गई, ट्रीटमेंट हो गई, क्या कर सकते हैं और इनकी क्या भूमिका रही है केंद्र सरकार की और भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट जो है जिसमें महाराष्ट्र सरकार और बाकी स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मनीष पाटिल जो है ऑरेंज सिटी होम्योपैथी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है
उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर मनीष पाटिल, ये जो सरकारों का रवैया रहा है होम्योपैथी के बारे में, इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष पाटिल, आवाज़ इंडिया के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज पूरे देश भर में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन है। ये तीसरा फेज़ है जहाँ हम सब लोग घर में हैं, पूरा मार्केट बंद है। सभी की नज़रें लगी हुई है कि कोरोना के ऊपर कोई दवाई निकले, कोई वैक्सीन निकले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी हमारे देश की तो है ही नहीं, ये चाइना से इंपोर्ट आई हुई है। अगर हम अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग कर पाते एयरपोर्ट पर तो ये हमारे जनमानस में ना हो पाती। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ गए हैं। होम्योपैथी और कोरोना, ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये संसर्गजन्य बीमारी है, जो एक छुआछूत की बीमारी, एक से दूसरे की तरफ बीमारी फैलती है। ये बीमारी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट वही होता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। अब इम्यूनिटी बनाने के लिए हमको अच्छा खाना, अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर और हाइजीन यानी हाथ धोना, मास्क लगाना और ऐसे रोगी से दूर रहना, ये उसमें प्राथमिक दृष्टिकोण से आती है। होम्योपैथी का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, CCRH जिसे हम कहते हैं, उन्होंने देश के जनता को और सरकार को ये कहा गया था कि इसकी प्रोफाइलैक्सिस इम्यूनो बूस्टर मेडिसिन हमारे होम्योपैथी में है। उसका इस्तेमाल एज अ प्रोफाइलैक्टिक यानी प्रतिरोधक करके भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में कमान ली और WHO के गाइडलाइन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट देना चालू किया, जहां होम्योपैथी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आगे चलते हुए ये जो भी गंभीर परिस्थिति आगे आने वाली है, उसको अगर रोकथाम करना है, मैं यहाँ तक कहूँगा कि होम्योपैथी में जो पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं उनको भी हम अगर ट्रीटमेंट देते हैं होम्योपैथी की, तो वो ठीक हो सकते। इतना पोटेंशियल होम्योपैथी दवाइयों में है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ उन तमाम अथॉरिटीज़ को, नेताओं को जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं संसद में या विधान भवन में। महाराष्ट्र की बात करें तो हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब और आरोग्य मंत्री राजेश जी टोपे, इनको कि आप हमें होम्योपैथी से पेशेंट को ठीक करने में चांस दें। अगर आपको कोई तकनीकी प्रॉब्लम है तो आप हमें उन पेशेंट को कम से कम दवाई देने का मौका दें जो क्वारंटाइन में है, जो सस्पेक्ट है। गुजरात में 4000 लोगों के ऊपर स्टडी की गई है, वहाँ देखा गया कि ये काफ़ी कारगर साबित हुई है होम्योपैथी। मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता हूँ महाराष्ट्र सरकार को कि वे हमें अलाउ करे क्वारंटाइन पेशेंट्स को देने के लिए, और जो पेशेंट पॉजिटिव है उनको देने के लिए हम सक्षम हैं। हम उन पेशेंट को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर आपको तकनीकी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो एलोपैथी मेडिसिन दे रहे उसके साथ एज अ ऑक्सिलरी मेडिसिन सहायक दवाइयाँ करके भी दे सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया होम्योपैथी। मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है, मुझे बिलीफ है मेरे होम्योपैथी पर। मेरे होम्योपैथी के जितने भी भाई बंद जो होम्योपैथी करना चाहते कर रहे हैं, उन सब की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार तो भी हमको ट्रस्ट करने दें ताकि होम्योपैथी इसमें कारगर साबित हो। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से सभी जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये एक डॉक्टर होने के नाते ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो क्रिटिकल फेज है, जो कठिन अवस्था है, ये भी निकल जाएगी, इससे भी हम निकल जाएंगे। आपका, हमारा, सबका साथ अगर मिल जाता है तो हम इस परिस्थिति से भी निकल जाएंगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमने सब ने रखना चाहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। तो ये थे डॉक्टर मनीष पाटिल। बहुत सारी पैथी है, यूनानी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, और इन सब ने मिलकर इस संक्रमण को कैसे दूर होना चाहिए, करना चाहिए। हम कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे इस शो के दरमियान, और हम लोगों से कहेंगे कि घर से ना निकले,
फिजिकल डिस्टेंस जो है उसको बना के रखें। ये सोशल डिस्टेंस जो शब्द है उसको यूज़ ना करें, फिजिकल डिस्टेंस, क्योंकि सोशल डिस्टेंस होता है समाज को समाज से दूर करना, और एक बहुत बड़ी बुराई है समाज को समाज से दूर करना। और जाति प्रथा और ये सब चीज़ें हम देखते थे कि सोशल डिस्टेंस का वजह से जाति जाति में जो अंतर था वो हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अब फिजिकल डिस्टेंस कहेंगे। एक दूसरे से दूर रहे, बाहर ना निकले। अगर कुछ लगता है कि कुछ लक्षण है तो हेल्पलाइन पर फ़ोन करिए, डॉक्टर से संपर्क करिए। लगातार इस शो के ज़रिए हम विविध जो पैथी है, अलग अलग तरीके जो है ट्रीटमेंट के, उन सब के एक्सपर्ट से हम बातचीत करते रहेंगे। और इस संक्रमण से कैसे दूर रखा जाए खुद को, इस पर भी चर्चाएं होती रहेगी। लेकिन आज बस इतना ही। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।